ये सोचा है कि जो अंडमान और निकोबार के खूबसूरत ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैं, जहाँ लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, वो असल में समुंदर की गहराई में डूबे हुए एक विशाल हिमालय पर्वत के ही हिस्से हैं। वेट, सच में? ये तो बहुत ही क्रेजी फैक्ट है। हाँ ज्योति, बिल्कुल सच है। हेलो और वेलकम ज्योति, और हमारे सभी लर्नर्स का आज के इस बेहद स्पेशल डीप डाइव में स्वागत है। हेलो नरेश सर, मैं सच में आज के सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे भी यही लग रहा था, क्योंकि आज हम इंडियन माउंटेन ज्योग्राफी को रटने नहीं वाले, बल्कि एक बिल्कुल नए नजरिए से विजुलाइज करने वाले हैं। वही तो, क्योंकि जनरली हम ज्योग्राफी को बस बोरिंग टेक्स्ट और लंबी लंबी लिस्ट से याद करते हैं, सही कहा। और उससे होता यह है कि फैक्ट्स दिमाग से तुरंत स्लिप हो जाते हैं। लेकिन आज हमारी अप्रोच एकदम अलग है। बिल्कुल सही कहा ज्योति, और यही हमारे आज के इस डीप डाइव का कोर मिशन भी है। राइट। आज हमारे पास एक बहुत ही शानदार हाईली विजुअल 3D सोर्स डॉक्यूमेंट है। हम इन विजुअल मेटाफर्स को स्लाइड बाय स्लाइड डिकोड करेंगे। ये एकदम बेस्ट अप्रोच है नरेश सर। विजुअल लर्निंग से कॉन्सेप्ट्स के पीछे का क्यों और कैसे समझना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, और जब हमारे लर्नर्स इन 3D इमेजेस की डिटेल्स, उनके शेप्स और उनके पीछे की साइंस को अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे ना, तो ये फैक्ट्स उनके माइंड में कि एग्जाम्स के लिए परमानेंटली इम्प्रिंट हो जाएंगे। डेफिनेटली सर। सिर्फ पढ़ने की जगह ज्योग्राफी को इस तरह 3D में एक्सपीरियंस करना हम सबके लिए सच में गेम चेंजर होगा। तो बिना देरी किए चलो अब ज्योति पहली स्लाइड देखते हैं, जहां हाइट और शेप का बेसिक फंडा क्लियर किया गया है। ओके, देखते हैं। देखो ज्योति, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है, उसमें 3 स्ट्रक्चर्स एक साथ खड़े हैं। सबसे लेफ्ट में एक छोटा हरा भरा नुकीला पहाड़ है। अच्छा। उसके ठीक बगल में एक विशाल बर्फ से ढका हुआ नुकीला पर्वत आसमान छू रहा है, और राइट साइड में जमीन का एक लंबा चौड़ा हिस्सा है। ओ वाओ, ये राइट वाला हिस्सा ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है, किसी विशाल टेबल की तरह लग रहा है। एग्जैक्टली। इस 3D इमेज से साइज और शेप का डिफरेंस बिना कुछ पढ़े ही एकदम क्लियर दिख रहा है। इसे ही ऊंचाई और आकार का असली खेल कहा गया है। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो जो छोटा हरा हिस्सा है वो हिल या पहाड़ होना चाहिए, जिसकी हाइट नॉर्मली 600 मीटर्स यानी लगभग 2000 फीट से कम होती है। परफेक्ट एनालिसिस। और वो विशाल बर्फीला हिस्सा? वो डेफिनेटली माउंटेन या पर्वत है, जो 2000 फीट से ऊंचा और काफी मैसिव होता है। पर नरेश सर, मेरा एक डाउट है। हाँ ज्योति, पूछो। माउंटेन और हिल दोनों नुकीले हैं, ये मैकेनिज्म तो समझ आती है, लेकिन ये जो राइट वाला फ्लैट हिस्सा है, इसे प्लेट्यो यानी पत्थर कहा गया है। एक नॉर्मल मैदान यानी प्लेन्स भी तो फ्लैट होते हैं ना? सही सवाल है ज्योति। तो पत्थर और नॉर्मल मैदान में क्या फर्क है अगर दोनों फ्लैट हैं? बहुत ही बढ़िया डाउट है ज्योति। देखो, मैदान जमीन के ग्राउंड लेवल पर होता है, जबकि ये पत्थर जमीन से एक रेज्ड प्लेटफॉर्म की तरह ऊपर उठा हुआ होता है। अच्छा, बिल्कुल हमारे घर की किसी बड़ी डाइनिंग टेबल की तरह। बहुत ही शानदार एनालॉजी दी तुमने ज्योति। प्लाटो बिल्कुल एक एलिवेटेड टेबल लैंड होता है, उठा हुआ पर टॉप से समतल। और ज्योति, स्क्रीन के बॉटम में देखो, एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स ब्लिंक कर रहा है। हाँ सर, मुझे दिख रहा है। उसमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या की टेक अवे लिखा है? सर, इस एग्जाम अलर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है, हमेशा ध्यान रखें, पर्वत और पहाड़ ऊपर से नुकीले होते हैं, जबकि पत्थर हमेशा ऊपर से समतल यानी फ्लैट टेबल लाइक होता है। स्टूडेंट्स इसे ध्यान से नोट कर लें। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये डिटेल बहुत काम आएगी। चलो अब ज्योति नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और इस बार नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ते हैं। ओके, लेट्स सी। यहाँ देखो, हिमालय एक अद्भुत रूप लेता है। इस विजुअल में माइटी हिमालयाज जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ सीधे आते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर आकर अचानक एक बहुत ही शार्प ग्लोइंग सदर्न टर्न ले लेते हैं। बाप रे, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी 100 की स्पीड पर एकदम से हर्प इन बेंड ले रही हो। हाँ, और वहां एक विशाल प्राकृतिक दीवार खड़ी हो गई है। इसे ज्योग्राफी की भाषा में सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। ये विजुअल सच में हैरान करने वाला है नरेश सर। पहाड़ अचानक साउथ की तरफ क्यों मुड़ गया? क्या इस मुड़ाव का कोई स्पेसिफिक इम्पैक्ट है हमारी ज्योग्राफी पर? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ज्योति। ये जो साउथ की तरफ मुड़ने वाला हिस्सा है ना, इसे पटकाई बम कहते हैं। अच्छा। टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से ये बैंड बना था, और आज ये भारत और म्यांमार के बीच एक इम्पेनेट्रेबल नेचुरल बॉर्डर बनाता है। ओह, आई सी। इसके अलावा इस विजुअल में अरुणाचल की कुछ प्रमुख पहाड़ियां दिख रही हैं: दाफला, मिरी, आबोर और मिश्मी। नरेश सर, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ टेक्स्ट में हाईलाइट किया गया है कि मिश्मी को ब्रह्मपुत्र का गेटवे कहते हैं।
इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म यह है ज्योति की विशाल ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से आते हुए सीधे भारत में नहीं आती। तो फिर कैसे आती है? वो इन्हीं मिश्मी पहाड़ियों के डीप गॉर्जेस को चीरते हुए अपना रास्ता बनाते हुए अरुणाचल में प्रवेश करती है। इसीलिए ये गेटवे है। और एक फैक्ट बताऊं, इन पहाड़ियों के नाम वहां रहने वाली लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज के नाम पर थे। उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट स्क्रीन पर इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में फ्लैश हो रहा है नरेश सर। जरा पढ़कर बताओ ज्योति। इसमें लिखा है, ध्यान दें, दाफला पहाड़ियों को अब ऑफिशियली निशी जनजाति और अबोर को आदि जनजाति के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही क्रिटिकल अपडेट है ज्योति। एग्जाम्स में एग्जामिनर जानबूझकर इन नए नामों निशी और आदि पर क्वेश्चन फ्रेम करता है, ताकि वो चेक कर सकें कि स्टूडेंट्स अपडेटेड हैं या नहीं। एग्जैक्टली। सभी लर्नर्स इस चेंज को अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लें। चलो अब ज्योति अगली स्लाइड देखते हैं, जहां बॉर्डर की डिटेल और क्लियर होती है। राइट, ये 3D पिक्चर बहुत इंटेंस लग रही है। हाँ, इसमें एक बिल्कुल सीधी क्लिफ जैसी मैसिव माउंटेन रेंज जमीन को दो हिस्सों में बांट रही है। पूरा इलाका इतने घने डार्क ग्रीन जंगल से ढका है कि लग रहा है सनलाइट भी नीचे नहीं जा रही होगी। और घाटी के ठीक बीच में देखो, एक बेहद खूबसूरत नीली झील चमक रही है। ये नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स हैं, जिन्हें इंडिया और म्यांमार की इनविजिबल वॉल कहा गया है। मैंने पढ़ा है कि नागा हिल्स अरुणाचल के ठीक नीचे हैं और उनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि वहां सर्दियों में बर्फबारी तक होती है। हाँ, जो कि नॉर्थ ईस्ट के उस हिस्से के लिए काफी यूनिक बात है। और उस घाटी के ठीक बीच में जो ये नीली झील चमक रही है ना, जिसके चारों तरफ मणिपुर हिल्स का घेरा है। हाँ वही, ये दुनिया भर में मशहूर लोकटाक लेक है। इम्फाल वैली के बीचों बीच स्थित ये झील अपने फ्लोटिंग फुमडीज के लिए जानी जाती है, यानी कि कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। पर मेरा एक डाउट है नरेश सर। हाँ बताओ। इन मणिपुर हिल्स में कोई ऐसी स्पेसिफिक पहाड़ी है जिसका मैप पर एग्जैक्ट लोकेशन स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए? हाँ ज्योति, मणिपुर हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में एक प्रमुख पहाड़ी है जिसे लिमोल हिल कहते हैं। इसे मैप पर लोकेट करना सबको आना चाहिए। ओके, लिमोल हिल नोट कर लिया। और नरेश सर, यहाँ बॉटम लेफ्ट में जो रेड एग्जाम अलर्ट है वो नागालैंड की टोपोग्राफी को टारगेट कर रहा है। क्या लिखा है उसमें? लिखा है नागालैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट सालामती है, जिसकी ऊंचाई 3826 यानी 3826 मीटर्स है। इसे मार्क कर लीजिए लर्नर्स। माउंट सारामती सिर्फ नागालैंड ही नहीं, बल्कि इस पूरे पटकाई रेंज का एक बहुत ही क्रूशल पीक है। ये उस अजेय दीवार का सबसे ऊंचा पॉइंट है। गॉट इट सर। चलो अब ज्योति नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। थोड़ा और साउथ की तरफ आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। वाओ, इस 3D विजुअल का एस्थेटिक तो बिल्कुल अलग है। यहाँ एक माउंटेन लिटरली मिस्टिकल नीले रंग से ग्लो कर रहा है। हाँ, और उसके आसपास घने बांस यानी बैम्बू के जंगल हैं। और सबसे फैसिनेटिंग चीज नोटिस की तुमने? आप उस रिज लाइन की बात कर रहे हैं जो चमक रही है? बिल्कुल, ये पहाड़ की एक ऊंची रिजलाइन चमक रही है जो ऊपर से आने वाली स्ट्रीम्स को फिजिकली दो अलग-अलग दिशाओं में बांट रही है। ये मिजोरम की पहाड़ियां हैं, जिन्हें लुशाई हिल्स भी कहा जाता है। तभी वहां के बैम्बू फॉरेस्ट इतने मशहूर है। फिर इस विजुअल में थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ त्रिपुरा की जम्पुई हिल्स दिखाई दे रही हैं। सही पकड़ा। पर नरेश सर, उसके बाद जो असम की पहाड़ियां हैं, मिकिर, रेंगमा और बराइल हिल्स, उनमें बराइल रेंज वाली उस ग्लोइंग रिजलाइन को जलजभाजक यानी वाटर डिवाइडर क्यों बोला गया है? इसका फिजिकल लॉजिक क्या है? बहुत अच्छा सवाल है ज्योति। वाटर डिवाइडर का फिजिकल लॉजिक बिल्कुल एक ढलान वाली छत यानी स्लेंटेड रूफ जैसा होता है। जैसे घरों की छत होती है? हाँ, जैसे छत के टॉप पर पानी गिरता है तो आधी बूंदें लेफ्ट ढलान पर चली जाती हैं और आधी राइट ढलान पर। बराइल रेंज असम में एक ऐसी ही ऊंची फिजिकल दीवार है। ओह, अब समझ आई बात। इसके एक तरफ नॉर्थ में महान ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन है और दूसरी तरफ साउथ में बराक नदी का। ये रेंज इन दोनों विशाल वाटर सिस्टम्स को आपस में मिलने से रोकती है। हाँ, अब उस रिज लाइन का कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम छप गया। और नरेश सर, इस स्लाइड के रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में उस नीले पहाड़ का राज भी खोल दिया गया है। पढ़कर सुनाओ ज्योति। लिखा है, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी फाउंग पुई है, जिसे ज्योग्राफी में ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्टली ज्योति, ये नाम दिमाग में सेट कर लीजिए हमारे सभी स्टूडेंट्स। एग्जाम्स में ब्लू माउंटेन किस स्टेट में है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये तो बहुत डायरेक्ट हिट है एग्जाम के लिए। बिल्कुल।
चलो अब ज्योति इस बारिश वाली स्लाइड को देखते हैं। अब हम पूरे देश के सबसे एक्सट्रीम वेदर फिनोमेनन पर आते हैं। ये 3D इमेज बहुत ही ड्रामेटिक लग रही है सर। इस विजुअल में 3 विशाल पहाड़ एक फनल की तरह अरेंज किए गए हैं। हाँ, और उनके ठीक बीच में काले, भारी, मॉइस्चर से भरे बादल फंसे हुए हैं, जहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। ये मेघालय मॉनसून ट्रैप है। मैंने नोट्स में पढ़ा था कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ इन 3 पहाड़ियों का ऑर्डर गारो, खासी और जयंतियां हैं। पर सर मेरा डाउट ये है कि सिर्फ इन्हीं 3 पहाड़ियों के बीच दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है? उसका रीजन उनका ये स्पेसिफिक फनल शेप ही है ज्योति। जब बे ऑफ बंगाल से बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेकर मॉनसूनी हवाएं इस फनल में एंटर करती हैं, तो वो 3 तरफ से लॉक हो जाती हैं। अच्छा, मतलब हवा ट्रैप हो जाती है। हाँ, हवा आगे नहीं बढ़ सकती, तो वो प्रेशर की वजह से सीधे ऊपर की तरफ उठती है। इसे ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। ऊपर जाते ही हवा ठंडी होती है और अपने अंदर का सारा पानी उन्हीं पहाड़ियों के ठीक बीच में गिरा देती है। ओह, तो ये ट्रैप ऐसे काम करता है। इसका मतलब जो ठीक बीच वाली पहाड़ी है, खासी पहाड़ी, वही इस तूफान का एपिसेंटर हुई। बिल्कुल एक्यूरेट ज्योति। इसी खासी पहाड़ी पर मौसिनराम और चरापुंजी स्थित हैं, जहां दुनिया की सबसे हैवी रेनफॉल होती है। ये फैक्ट्स ऐसे कनेक्ट होते देख के बहुत मजा आ रहा है। और एक बात, इस फनल के वेस्ट में जो गारो पहाड़ी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम नोक्रेक है, जो एग्जाम के हिसाब से एक महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये मैकेनिज्म सच में फैसिनेटिंग है। पर नरेश सर, इस स्लाइड का रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स किसी ज्योग्राफी फैक्ट पर नहीं बल्कि सोशियोलॉजी पर बेस्ड लग रहा है। हाँ, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, ध्यान दें, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के नाम यहाँ रहने वाली मैट्रीसत्तात्मक यानी मेट्रीनाकल जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। ये ज्योग्राफी और कल्चर का एक अद्भुत संगम है ज्योति। मेघालय की इन ट्राइब्स में आज भी सोसाइटी फीमेल लेड होती है, यानी प्रॉपर्टी माँ से बेटी को मिलती है। सही कहा। एग्जाम सेटर्स इस यूनिक कल्चरल फैक्ट को बार बार पूछते हैं, इसलिए हमारे लर्नर्स इस डिटेल को कभी मिस ना करें। चलो अब ज्योति अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एकदम ऑपोजिट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ओके, हेवीएस्ट रेनफॉल जोन से निकलकर सीधे ड्राई जोन में। हाँ, ये 3D विजुअल देखो। इसमें एक बहुत ही पुराना, काफी हद तक घिसा हुआ गोल्डन ब्राउन रंग का पहाड़ एक ड्राई लैंडस्केप के बीच दिखाया गया है। ये विजुअल कितना कंट्रास्टिंग है ना नरेश सर। इसे देखकर लग रहा है जैसे कोई पुरानी पेंसिल हो जिसे बार बार छीलकर छोटा कर दिया गया हो। ये श्रृंखला धीरे धीरे छोटी होती जाती है और एकदम एंड में जाकर राष्ट्रपति भवन के 3D मॉडल के स्टेप्स पर रुक जाती है। ये अरावली रेंज है ना? एक समय पर ये हिमालय से भी ऊंचे फोल्ड माउंटेन्स थे, पर मिलियन ईयर्स की हवा और बारिश ने इनका क्षरण कर दिया, यानी इरोजन कर दिया। हाँ, और अब ये सिर्फ रेजिडुअल या अवशिष्ट पहाड़ बनकर रह गए हैं। तुम्हारी पेंसिल वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है ज्योति। ये रेजिडुअल माउंटेन्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये श्रृंखला गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए करीब 670 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली तक आती है। पर नरेश सर, इस 3D विजुअल में एक चीज समझ नहीं आई। ये राष्ट्रपति भवन का मॉडल ठीक पहाड़ की आखिरी सीढ़ियों पर क्यों रखा गया है? क्या दिल्ली का राष्ट्रपति भवन सच में अरावली पहाड़ पर बना है? बिल्कुल ज्योति, यही तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैजिक है। दिल्ली में जहां लुटियन जोन और राष्ट्रपति भवन खड़ा है, उस थोड़ी सी उठी हुई जगह को रायसीना हिल कहते हैं। ओह वाओ! और वो रायसीना हिल असल में इसी अरावली रेंज का ही आखिरी हिस्सा या एक्सटेंशन है। इसके अलावा राजस्थान का फेमस हिल स्टेशन माउंट आबू भी अरावली का ही क्रूशियल पार्ट है। नेक्स्ट टाइम मैं राष्ट्रपति भवन देखूंगी तो मुझे ये विजुअल तुरंत याद आएगा। और नरेश सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में भी एक की फैक्ट है। बताइए ज्योति। लिखा है, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर्स है और ये माउंट आबू में स्थित है। हमारे सभी स्टूडेंट्स गुरु शिखर का नाम और उसकी हाइट अच्छे से मेमोराइज कर लें। रेजिडुअल माउंटेन्स पर हमेशा उनकी हाईएस्ट पीक का सवाल बनता है। बिल्कुल सर। चलो अब ज्योति नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जो पूरे भारत को टेक्निकली 2 बड़े हिस्सों में बांट देती है। ओके, सेंट्रल इंडिया की तरफ। इस विजुअल में एक काफी हेवी ब्लॉक जैसा माउंटेन स्ट्रक्चर है। ऐसा लग रहा है जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार यानी फॉल्ट आने से जमीन का एक लंबा रेक्टेंगुलर टुकड़ा सीधे ऊपर उठ गया हो। इस इमेज का इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है नरेश सर। पहाड़ों के बनने की साइंस में हम इसे फोल्ड माउंटेन तो नहीं कह सकते जैसे हिमालय है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ब्लॉक माउंटेन का विजुअल है, विंध्य रेंज।
जैसे एक एलिवेटर अचानक से ऊपर आ जाए। सही पकड़ा ज्योति। और इस ब्लॉक दीवार के ठीक नीचे एक ग्लोइंग नीली रिफ्ट वैली भी दिख रही है। ये मैसिव ब्लॉक दीवार फिजिकली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच एक क्लियर नेचुरल बाउंड्री का काम करती है। मैंने नोट्स में मैप देखा था। ये मध्य प्रदेश से शुरू होकर ईस्ट में बिहार की कैमूर पहाड़ियों और झारखंड की पारसनाथ पहाड़ियों तक चली जाती है। तुम्हारा एक्सप्लेनेशन एकदम फ्लॉलेस है ज्योति। फोल्ड माउंटेन्स कागज को मोड़ने जैसे बनते हैं और ब्लॉक माउंटेन्स जमीन के खिसकने से। सर, मेरा एक डाउट है, ये पारसनाथ हिल का क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है जो इस स्लाइड में उसको अलग से गोल्डन कलर में हाईलाइट किया गया है? ज्योति, पारसनाथ हिल जैन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे शिखरजी भी कहते हैं। अच्छा, शिखर जी। हाँ, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर लॉर्ड परशवाना था और उनकी तपस्या से जुड़ा हुआ है। इसलिए ज्योग्राफी के साथ साथ इसका कल्चरल वेट भी एग्जाम में अक्सर टेस्ट किया जाता है। गॉट इट। और सर, स्क्रीन पर रेड एग्जाम अलर्ट भी ब्लिंक कर रहा है। इसमें क्लियरली लिखा है विंध्या रेंज की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है, जिसे इंग्लिश में गुडविल पीक भी कहा जाता है। इसकी हाइट 752 मीटर्स है। ये नाम थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए हमारे लर्नर्स इस गुडविल पीक या सद्भावना शिखर को डबल अंडरलाइन कर लें अपने नोट्स में। चलो अब ज्योति ठीक इसकी नीचे वाली स्लाइड ये देखते हैं। ये विजुअल तो बड़ा ही फैसिनेटिंग लग रहा है सर। हाँ, जहां ज्योग्राफी ने एक नेचुरल सैंडविच बनाया हुआ है। इसमें एक खुरदुरा यानी रगेड ब्लॉक माउंटेन दो बहुत ही डीप चमकती हुई नीली रिफ्ट घाटियों के बीच में पूरी तरह से दबा हुआ लग रहा है। सच में किसी डबल डेकर सैंडविच जैसा लग रहा है नरेश सर। ये डेफिनेटली सतपुरा रेंज है। रिफ्ट वैलीज वो होती है ना जहां जमीन का हिस्सा धंस जाता है, जैसे फ्लोरबोर्ड टूटकर गिर गया हो। एकदम सही कहा ज्योति। इस विजुअल में ऊपर वाली रिफ्ट घाटी में नर्मदा नदी फ्लो कर रही है और नीचे की रिफ्ट घाटी में तप्ती नदी। और इन दोनों भारी नदियों की घाटियों के बीच में जो ब्लॉक माउंटेन फंस गया है वो महान सतपुरा है। स्पॉट ऑन। अगर हमें सतपुरा रेंज को वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्कैन करें तो मैप पर हमें 3 मेन ब्लॉक्स दिखते हैं। सबसे वेस्ट में राजपीपला, बीच में महादेव और ईस्ट में माइकल रेंज। राइट। इनमें से महादेव हिल्स पर ही मध्य प्रदेश का इकलौता और बहुत मशहूर हिल स्टेशन पचमढ़ी स्थित है। नरेश सर, एक मेजर डाउट है इसको लेकर। आगे जो माइकल रेंज है उसका क्या स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है? माइकल रेंज को लाइफलाइन ऑफ सेंट्रल इंडिया कहा जा सकता है ज्योति, क्योंकि हमारी महान नर्मदा नदी इसी माइकल रेंज से अमरकंटक के पास से अपना उद्गम लेती है। ओह, उद्गम यानी ओरिजिन। हाँ, इस रेंज के बिना सेंट्रल इंडिया का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग होता। दैट मेक्स टोटल सेंस। चलिए अब इसका रेड एग्जाम अलर्ट देख लेते हैं। लिखा है, ध्यान रखें पूरे सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। लेकिन अगर एग्जामिनर स्पेसिफिकली माइकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आंसर बर्दरगढ़ होगा। हमारे सभी स्टूडेंट्स इस कैच को पकड़ लें। धूपगढ़ वर्सेस बर्दरगढ़ का ये ट्विस्ट एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग करवा देता है अगर ध्यान ना दिया जाए। हाँ, एग्जाम सेटर्स ऐसी ट्रिकी चीजें पूछते हैं। बिल्कुल। चलो अब ज्योति अगली स्लाइड देखते हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा और लगातार आकार लेने वाला फीचर है। ये 3D विजुअल सच में ब्रेथटेकिंग है। वाओ, एक कोलोसल लगातार हरी भरी दीवार समुंदर के ठीक पैरेलल लंबाई में चली आ रही है। हाँ, और ये दीवार समुंदर की तरफ से आने वाले एक विशाल स्टॉर्म सिस्टम को रोक रही है, जिसके कारण उस दीवार के इस तरफ एक हरा भरा ग्लोइंग डोम बन गया है। ये डेफिनेटली वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री हैं। विजुअल से इनका स्केल समझ आ रहा है। इनकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, जो नॉर्थ में गुजरात की ताप्ती नदी घाटी से शुरू होकर कंटिन्यूअसली साउथ में कन्याकुमारी तक जाती है। तुमने फैक्ट्स तो बहुत अच्छे से याद किए हैं ज्योति। और ये स्टॉर्म सिस्टम वाला विजुअल रेन शैडो इफेक्ट दिखा रहा है ना सर? बिल्कुल ज्योति, तुमने एकदम टेक्निकल पॉइंट पकड़ा है। जब अरेबियन सी ब्रांच का मॉनसून इन ऊंची दीवारों से टकराता है तो वो सारा पानी इसी तरफ गिरा देता है, जिससे ये एरिया दुनिया के टॉप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक बन गया है। और पहाड़ की दूसरी तरफ यानी रेन शैडो जोन में बारिश बहुत कम होती है। पर नरेश सर, मेरा एक प्रैक्टिकल डाउट है। हाँ, बताओ। अगर ये 1600 किलोमीटर की लगातार दीवार है जिसमें कहीं कोई गैप्स नहीं है, तो पुराने जमाने में लोग या आज भी ट्रेन्स और ट्रक्स इसे पार कैसे करते हैं? एक कंटिन्यूअस पहाड़ को क्रॉस करना तो इम्पॉसिबल जैसा लगता है। बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है ज्योति। इस कंटिन्यूअस दीवार को स्केल करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है,
इसीलिए नेचर ने ही इनमें कुछ नैरो गैप्स छोड़े हैं, जिन्हें हम पासेस या दर्रे कहते हैं। ओ, दर्रे, जैसे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। एग्जैक्टली इन्हीं नैरो रास्तों से सदियों से ट्रेड और ट्रांसपोर्ट होता आया है। समझ आ गया। और नरेश सर, स्क्रीन के राइट कॉर्नर पर एक मैसिव रेड एग्जाम अलर्ट ब्लिंक कर रहा है। क्या मैसेज है उसमें? लिखा है, ए और साउथ इंडिया और वेस्टर्न घाट्स दोनों की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी हाइट 2695 मीटर्स है। लर्नर्स, ये प्योर डीप डाइव का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनाईमुडी साउथ इंडिया की एवरेस्ट है। इस नाम को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। लॉक हो गया सर। अब इस वेस्टर्न घाट्स की पीक्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए चलो अब ज्योति इस फ्लो चार्ट वाली स्लाइड पर आते हैं, जो सीधे डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस के सीक्वेंसिंग को टारगेट करती है। ये मैप थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, इस 3D मैप में वेस्ट कोस्ट एक मेजरिंग स्केल जैसा दिख रहा है और उस पर सुनहरे रंग के खंबे यानी ऑबेलिस्क्स नॉर्थ से साउथ की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में गाड़े गए हैं। ये विजुअलाइजेशन लिस्ट्स रटने से कहीं ज्यादा आसान है नारिश सर। एग्जाम्स में अक्सर इन चोटियों को नॉर्थ से साउथ लगाने को कहा जाता है। तो कोशिश करो इस ग्लोइंग लाइन को टॉप से फॉलो करने की। ओके, अगर मैं इस लाइन को टॉप से फॉलो करूं, तो सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट में 3 गोल्डन पिलर्स हैं। सबसे ऊपर सैलहाये, उसके ठीक नीचे कलसुबाई और फिर महाबलेश्वर। करेक्ट। फिर बॉर्डर क्रॉस करके हम कर्नाटका एंटर करते हैं। यहाँ कुद्रेमुख, मुल्यानागिरी और ब्रह्मागिरी हैं, और आखिर में लाइन के बिल्कुल बॉटम में तमिलनाडु और केरला बॉर्डर के पास डोडाबेट्टा और सबसे आखिरी पॉइंट अनाईमुदी। एक्सीलेंट डिकोडिंग ज्योति। पर इन पीक्स का सिर्फ ऑर्डर ही जरूरी नहीं है, इनका नेचुरल सिग्निफिकेंस भी है। तुम्हारे हिसाब से ब्रह्मागिरी और कुद्रेमुख क्यों इतने क्रूशियल हैं? सर, जहां तक मैंने आर्टिकल से पढ़ा है, ब्रह्मागिरी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से साउथ इंडिया की सबसे पवित्र नदियों में से एक कावेरी नदी का उद्गम होता है। बिल्कुल सही। और कुद्रेमुख? कुद्रेमुख का कनेक्शन नेचर और इकोनॉमी दोनों से है। ये अपनी बहुत बड़ी आयरन ओर यानी लौह अयस्क की खदानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बहुत बढ़िया। और कुद्रेमुख वर्ड अपने आप में एक राज छुपाए हुए है। यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट इस फैक्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है। जरा रीड करना ज्योति। हाँ सर, इसमें लिखा है, स्टेट वाइज हाईएस्ट पीक्स याद रखें। कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, मुलायनगिरी कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, और कुद्रेमुख का लिटरल अर्थ होता है घोड़े का चेहरा यानी हॉर्सेस फेस। कन्नड़ा लैंग्वेज में कुदरे का मतलब घोड़ा और मुख का मतलब चेहरा होता है। उस पहाड़ का रॉकी आकार सच में घोड़े के चेहरे जैसा दिखता है। हमारे लर्नर्स इस विजुअल डिटेल को हमेशा याद रखेंगे। ये तो बहुत कूल फैक्ट है सर। अब पेनिनसुलर इंडिया की दूसरी तरफ यानी ईस्ट कोस्ट पर फोकस करते हैं, जो वेस्ट से बिल्कुल अलग है। चलो अब ज्योति नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जहां लैंडमास का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। हाँ, ये 3D लैंडस्केप पहली वाली कंटिन्यूअस हरी दीवार से बिल्कुल अलग है। देखो, यहाँ पहाड़ों की श्रृंखला बुरी तरह से टूटी हुई है, जैसे किसी ने एक लंबी दीवार को बीच बीच में से शैटर्ड कर दिया हो। और इन टूटे हुए हिस्सों के बीच से ग्लोइंग नीली नदियां बहुत फोर्स के साथ कट करती हुई ईस्ट की तरफ समुद्र में बह रही हैं। ये विजुअल कंट्रास्ट का मास्टर क्लास है। ये ईस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स की एवरेज ऊंचाई 1200 मीटर है, पर ये ईस्टर्न घाट्स काफी छोटे लग रहे हैं, शायद आधी ऊंचाई के, करीब 600 मीटर। पर नरेश सर, ये बताइए कि ये पहाड़ इतने डिसकंटिन्यूअस या टूटे फूटे क्यों हैं? क्या अर्थक्वेक्स ने इनको तोड़ा है? नहीं ज्योति, अर्थक्वेक्स ने नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस वाटर फ्लो ने इनको तोड़ा है। इसके पीछे एक सिंपल फिजिक्स है। वो कैसे सर? हमारा जो साउथ इंडिया का प्लेटू है, उसका स्लोप वेस्ट से ईस्ट की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। अब वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई से जब विशाल नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी निकलती हैं, तो वो ढलान की वजह से बहुत इमेंस स्पीड और मोमेंटम गेन कर लेती है। ओह, तो उनका फोर्स बढ़ जाता है। हाँ, सदियों से इस तेज और लगातार बहाव ने अपने रास्ते में आने वाली इन ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों को लिटरली काट काट कर टुकड़ों में बांट दिया है। वाटर इरोजन का इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद ही कहीं मिले। दैट मैकेनिज्म इज माइंड ब्लोइंग। नदियों ने पूरे माउंटेन रेंज को ही स्लाइस कर दिया। और नरेश सर, यहाँ बॉटम राइट में जो रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स ब्लिंक कर रहा है, वो एक कंट्रोवर्सी को क्लियर कर रहा है। ये जरूर हाईएस्ट पीक से जुड़ा होगा। पढ़कर बताओ। हाँ सर, लिखा है, ध्यान दीजिए, नए सैटेलाइट डेटा और सर्वेस के अनुसार ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी अब जिंदागढ़ा है, जो कि 1690 मीटर्स है, बट पुरानी एनसीईआरटी किताबों में
आज भी महेंद्रगिरी को हाईएस्ट दिया गया है, जिसकी हाइट 1501 मीटर थी। हमारे सभी लर्नर्स इस कॉन्फ्लिक्ट के प्रति अलर्ट रहें। एग्जाम में आपको ऑप्शंस के हिसाब से टैक्टिकल डिसीजन लेना होगा। अगर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं तो मॉडर्न साइंटिफिक कंसेंसस यानी जिंदा गड़ा के साथ जाएं, वही सही माना जाएगा। राइट सर, दोनों ऑप्शंस माइंड में रखने होंगे। क्योंकि ईस्टर्न घाट्स टूटे हुए हैं, इसलिए इनका ऑर्डर याद रखना बच्चों के लिए एक नाइटमेयर होता है। चलो अब ज्योति, इस ऑर्डर वाली स्लाइड को देखते हैं जहां बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इस 3D मैप को एक टैक्टिकल व्यू में डिजाइन किया गया है सर। हाँ, यहाँ ईस्ट कोस्ट पर स्टेट बाय स्टेट जूम हो रहा है और जो अलग अलग बिखरे हुए पहाड़ों के टुकड़े हैं उन्हें ग्लोइंग नियॉन लाइन से कनेक्ट करके सीक्वेंस बनाया गया है। ये ग्लोइंग लाइन लिटरली ऑर्डर याद करने के लिए बेस्ट टूल है। अगर हम मैप पर ऊपर से नीचे आएं तो सबसे पहले ओडिशा आता है। यहाँ 3 मेन हिल्स हैं, गरजात, मालिया और महेंद्रगिरी। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर लाइन आंध्र प्रदेश में एंटर करती है, जो सबसे लंबा स्ट्रेच है। यहाँ जिंदागड़ा, उसके नीचे इरमला, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पलकोंडा और शेषाचलम है। बहुत बढ़िया। और फाइनली लाइन तमिलनाडु में आती है, जवादी, शवरॉय, पचाईमलाई और एकदम आखिर में सिरुमलाई पर आकर ये लाइन बंद हो जाती है। तुमने पूरा सीक्वेंस फ्लॉलेसली ट्रेस कर लिया ज्योति, लेकिन डाउट यहाँ आता है कि हाँ सर, मेरा डाउट एग्जैक्टली इस आखिरी पॉइंट को लेकर ही था। तमिलनाडु में जो ये सिरुमलाई है, क्या वो मैप पर लिटरली ईस्टर्न घाट्स का एब्सोल्यूट आखिरी टुकड़ा है? उसके बाद क्या फ्लैट जमीन शुरू हो जाती है? बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है ज्योति। सिरुमलाई इज हेविली इरोडेड और ब्रोकन चेन का फाइनल सदर्न टुकड़ा है। उसके बाद ये ईस्टर्न घाट्स का स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। गॉट इट। और रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में इस सीरीज की एक स्पेसिफिक हिल के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है। क्या है वो इंटरेस्टिंग पॉइंट? कला और संस्कृति का नोट। दुनिया भर में मशहूर और सबसे अमीर मंदिरों में से एक तिरुपति नाथ मंदिर इन्हीं शेषाचलम पहाड़ियों पर स्थित है। ये आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफी का परफेक्ट इंटरसेक्शन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर शेषाचलम हिल्स और तिरुपति मंदिर का ज्योग्राफिकली मैचिंग क्वेश्चन आता है। इसे ध्यान में रखिएगा। है ना, ये फैक्ट्स मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में बहुत आते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं पूरे पेनिनसुलर इंडिया के क्लाइमैक्स पर, जहां 2 अलग-अलग दुनिया मिलती हैं। चलो अब ज्योति इस जंक्शन वाली स्लाइड पर चलते हैं। ये 3D विजुअल सच में स्पेक्टेक्युलर है। देखो, इसमें एक ग्लोइंग गोल्डन घाट या नॉट है सेंटर में। लेफ्ट से वो कंटिन्यूस विशाल वेस्टर्न घाट्स की दीवार आ रही है और राइट से वो नदियों द्वारा टूटे हुए ईस्टर्न घाट्स के टुकड़े आ रहे हैं। और इस गोल्डन पॉइंट पर आकर दोनों पूरी ताकत से टकराकर एक सिंगल सॉलिड मास में फ्यूज हो गए हैं। ये महामिलन का विजुअल काफी ड्रामेटिक है नरेश सर। इस स्पेसिफिक गोल्डन पॉइंट को ही द नीलगिरी नॉट कहते हैं। ये एक फिजिकल ज्योग्राफिकल नॉट है जो पूरे दक्षिण भारत के स्ट्रक्चर को लॉक कर देता है। मैंने पढ़ा था कि नीलगिरी के ठीक नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियां आती हैं और उसके बाद भारत के एकदम दक्षिणी छोर यानी एब्सोल्यूट सदर्न टिप पर कार्डमम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ियां स्थित हैं। पर सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो ज्योति। इसको फॉर्मली क्नॉट क्यों बुलाया जाता है? सिर्फ मीटिंग पॉइंट भी तो बोल सकते थे ना? क्योंकि ज्योति, ये सिर्फ 2 लाइंस का क्रॉसिंग पॉइंट नहीं है। टेक्टोनिकली और स्ट्रक्चरली इन दोनों अलग अलग ओरिजिन वाली माउंटेन रेंजेस ने यहाँ टकराकर जमीन को एक कॉम्प्लेक्स मुड़ी हुई गांठ की तरह बांध दिया है, जिससे वहां एक भारी और फैला हुआ अपलैंड बन गया है। ओह, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये लिटरली पेनिनसुला की रस्सी को बांधने वाली गांठ है। ये स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बहुत डीपली रेजोनेट करती है। और इस स्लाइड के रेड एग्जाम अलर्ट में लिखा है, ध्यान दें, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेटा है जो तमिलनाडु स्टेट की टेरिटरी में आती है। हमारे लर्नर्स इस डोडाबेट्टा और अनाईमुडी के बीच कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अनाईमुडी पूरे साउथ की हाईएस्ट है। अगर एग्जामिनर स्पेसिफिकली नीलगिरी का पूछे तो डोडाबेट्टा ही मार्क करना है। सर, ये डिफरेंशिएट करना सच में जरूरी था। अब जमीन के सफर से निकलकर सीधे समुद्र की गहराई में चलते हैं। चलो अब ज्योति अपनी आखिरी स्लाइड देखते हैं और ये विजुअल रियलिटी को कंप्लीटली बदल देगा। इस स्लाइड में तो समुद्र का एक डीप 3D क्रॉस सेक्शन है। हाँ, और नीले पानी के बहुत नीचे बेस पर विशाल और डार्क पहाड़ों की मैसिव चेन दिखाई दे रही है। और पानी के लेवल के ऊपर सिर्फ इन पहाड़ों की एकदम टॉप की ग्रीन चोटियां यानी टिप्स बाहर निकली हुई हैं, जो हमें ऊपर से देखने पर छोटे छोटे ट्रॉपिकल आइलैंड्स लग रहे हैं। माई माइंड इज ऑफिशियली ब्लोन। नरेश सर, स्टार्टिंग में आपने इसी राज का जिक्र किया था ना? तो ये जो डूबे हुए विशाल पहाड़ है, ये टेक्निकली हिमालय ही है। यही तो अर्थ की जियोलॉजी का मैजिक है ज्योति।
मुझे हमेशा लगता था कि अंडमान और निकोबार आम आइलैंड्स हैं। ये प्रोसेस कैसे हुआ सर? जब महान हिमालय ईस्ट में म्यांमार के पास से साउथ की तरफ अचानक मुड़ता है, जिसे हमने पहली स्लाइड में सिंटैक्सियल बेंड कहा था, तो वो चेन म्यांमार में अराकानयोमा कहलाती है। अच्छा, अराकानयोमा। वो पहाड़ वहीं नहीं रुकते, वो और साउथ जाकर बे ऑफ बंगाल के पास समुंदर में डूब जाते हैं। उन्हीं डूबे हुए मैसिव हिमालयाज की जो चोटियां समुंदर के लेवल से ऊपर आ गई हैं, वही अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। ये स्केल और रीजन सोच के ही गूज़बम्स आ रहे हैं। पर नरेश सर, एक बड़ा क्लियर और लॉजिकल डाउट यहाँ मेरे दिमाग में आता है। बताओ, क्या डाउट है? अगर अंडमान अंडर वाटर पहाड़ है, तो क्या अरेबियन सी में जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, वो भी डूबे हुए वेस्टर्न घाट्स या किसी पहाड़ का हिस्सा है? बहुत ही शार्प क्वेश्चन पूछा तुमने ज्योति, पर इसका आंसर बिल्कुल ऑपोजिट है। दोनों में यही सबसे बड़ा कंट्रास्ट है। लक्षद्वीप आइलैंड्स का पहाड़ों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। फिर वो क्या है? वो कंप्लीटली फ्लैट है और मृत मूंगा जीव यानी कोरल पॉलिप्स के स्केलेटन्स के जमा होने से बने हैं। उन्हें कोरल आइलैंड्स कहते हैं। ओह, कोरल आइलैंड्स। हाँ, उनका साइज भी बहुत छोटा होता है। वहां कोई विशाल पीक नहीं है, बस अगाती आइलैंड उस फ्लैट सरफेस की सबसे ऊंची जगह मानी जाती है। द डिफरेंस इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। एक पहाड़ का टुकड़ा है और एक कोरल से बना फ्लैट लैंड। आखिरी स्लाइड का आखिरी रेड एग्जाम अलर्ट पढ़ लेती हूँ सर। हाँ, पढ़ो। लिखा है फाइनल फैक्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी हाइट 732 मीटर्स है। हमारे सभी लर्नर्स इस सैडल पीक को स्टार मार्क कर लें। ये आइलैंड्स का अल्टीमेट क्वेश्चन है। वेल ज्योति, इसके साथ ही हमारा आज का ये स्लाइड बाय स्लाइड 3D विजुअल डिकोड पूरी तरह से कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इन विजुअल मेटाफर्स के जरिए ज्योग्राफी के ड्राई और कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स अब हमारे लर्नर्स के माइंड में एक लॉजिक और स्टोरी के फॉर्म में हमेशा के लिए छप गए होंगे। एब्सोल्युटली नरेश सर, मैंने आज प्रैक्टिकली फील किया कि सिर्फ लिस्ट्स रटने की जगह जब हम चीजों के मैकेनिज्म्स को समझते हैं, जैसे स्लोप की वजह से ईस्टर्न घाट्स का टूटना या फनल आकार की वजह से मेघालय में बारिश होना, तब हम रियलाइज करते हैं कि नेचर में कुछ भी रैंडम नहीं है। आज का डीप डाइव सच में बहुत आई ओपनिंग था। मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू ज्योति। और आज के सेशन रैप अप करने से पहले मैं अपने सभी लर्नर्स और तुम्हारे लिए एक बहुत ही माइंड एक्सपैंडिंग थॉट छोड़कर जाना चाहता हूँ। जी सर। सोचो ज्योति, अगर मिलियंस ईयर्स पहले टेक्टोनिक शिफ्ट्स के वक्त हिमालय ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर वो शार्प सिंटैक्सियल बेंड लिया ही नहीं होता और वो सीधे ईस्ट की तरफ चला जाता, तो क्या होता? क्या अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का आज कोई वजूद होता? क्या वहां की यूनिक और आइसोलेटेड बायोडाइवर्सिटी वैसे ही डेवलप हो पाती जैसी वो आज है? ज्योग्राफी दोस्तों सिर्फ स्टैटिक रॉक्स और रास्ते बदलती रिवर्स की पढ़ाई नहीं है। ये हमारी पूरी दुनिया का और हमारे होने का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट है। इस थॉट के बारे में जरूर सोचिए। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया लर्नर्स। कीप एनालाइजिंग, कीप क्वेश्चनिंग और अपने दिमाग की 3D स्क्रीन पर फैक्ट्स को हमेशा विजुअलाइज करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डीप डाइव में। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जो